सो हाय एवरीवन, देवेंद्र सिंह हियर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैंपस सर्किट। आज की वीडियो में हम AKTU थर्ड ईयर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका सब्जेक्ट कोड है BNC 501 के ऑल यूनिट्स को वन शॉट में कवर करेंगे। आपको पता है ऑलरेडी कि ये सब्जेक्ट नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, बट इसको पास करना तो मैंडेटरी है। इसलिए अगर आप आज के इस वन शॉट को कवर कर लेते हैं तो आपकी ऑल 5 यूनिट्स अच्छे से कवर हो जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एग्जाम में, फिर चाहे वो सेक्शन बी हो या सेक्शन सी हो, उसके लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास 2 से 2.5 पेज का कंटेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, उन टॉपिक्स को हमने मतलब की पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपके पास हेडिंग्स होंगी प्रॉपर हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए, तो आप इजिली उस आंसर को फ्रेम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वन शॉट को। और इस वन शॉट में हम ऑल 5 यूनिट्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसका सब्जेक्ट कोड है BNC 501 की कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट की यूनिट 1 है, जिसका हमारे सब्जेक्ट का कोड है BNC 501। ओके, तो इसमें एक टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ होता है। सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ किसी कंट्री का, ओके, तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा और उस पावर का यूज कौन कौन करेगा, मतलब उसका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या हाँ की जुडिशियरी। ठीक, और ये डिफाइन करता है कि सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या होंगी। ओके, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो रिटन में है, इसलिए ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड क्लैरिटी इन गवर्नेंस, और ये स्टेब्लिश करता है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, तो अब बात करते हैं हम एक और, हमारे इसमें कीवर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड होती है और ये अंडर होती है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो मनमानी नहीं कर सकती है, ठीक, और पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है, और जो भी सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक, क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये एम्फेसिस करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, और जो गवर्नमेंट के जो मतलब फंक्शन करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर ही गवर्नमेंट फंक्शन करेगा, मतलब वर्क करेगा, और हर एक इंडिविजुअल की मतलब लिबर्टी जो है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग है। देन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, तो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट का पावर्स है तो लिमिटेड होता है, और रूल्स ऑफ लॉ, तो रूल्स ऑफ लॉ का मीन्स हो गया कि जो लॉज हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के सेपरेट फंक्शंस हैं और इनके सेपरेट पावर्स हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब जो कोर्ट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडेंस है। ओके, एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, और ये इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ओके, देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो ये वो बॉडी है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। ओके, और ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बनी थी, ये मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे। ठीक, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक, इसकी फॉर्मेशन से रिगार्डिंग बात कर लें तो ये फॉर्म हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 में, इसके अंडर पर। ठीक, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 के अंडर पे। और इसको इनिशियली इसमें कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, और उसमें से 292 थे मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस से, एंड 93 थे तो वो थे मतलब प्रिंसली स्टेट्स से। मतलब पहले इंडिया के अंदर अलग अलग मतलब प्रिंसेस के अंडर पे स्टेट्स होते थे, उनको फिर बाद में इंटीग्रेट किया गया था। और जो 4 मेंबर्स थे वो थे
चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। आफ्टर पार्टीशंस के बाद में जो मेंबर्स बचे वो ओनली बचे थे 299 मेंबर्स। और इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स की लिस्ट में जो ये 3 मेंबर्स हैं इनको आप मतलब मेमोराइज कर लीजिए, जिसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे मतलब प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देन आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के। देन थे एच.सी. मुखर्जी, ये थे वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो इसकी वर्किंग एंड टाइमलाइन, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड किया गया मतलब संविधान लागू किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसको बनने में टाइम लगा था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। इसके फंक्शंस क्या हैं? तो इसके फंक्शंस की बात करें तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, मतलब प्रोविजंस पे डिटेल डिबेट, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको इंक्लूड करना, जो मतलब पहले से मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट करना इंडिया के अंदर, और जो नेशनल एंथम एंड जो नेशनल सॉन्ग है उसको अडॉप्ट किया गया। ठीक, और इसके सिग्निफिकेंस को एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक, देन बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंडर पे ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन माना जाता है। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्यों? क्योंकि इस एक्ट से हमें काफ़ी चीज़ें बोरो की हैं, जैसे कि मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल स्ट्रक्चर एंड 3 लिस्ट, मतलब फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। देन बाईकैमरल लेजिस्लेचर एंड फेडरल कोर्ट, RBI एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, देन आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूल था वो एंड हो गया और ग्रांटेड हुआ भारत को इंडिपेंडेंस एंड पाकिस्तान को भी। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान को। ठीक, देन इसके फीचर्स क्या क्या रहे कि मतलब भारत से जो ब्रिटिश थे उनकी सॉवरेनिटी मतलब बंद हो गई। ठीक है, मतलब एंड हो गई। ठीक, और इंडिया का पार्टीशन हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम सर्विंग, और जो गवर्नर जनरल थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हेड बन गए और पावर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई। देन इंपॉर्टेंस, तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। देन बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो प्रीएम्बल होता है वो मतलब इंट्रोडक्शन माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सॉल भी कहा जाता है, मतलब यही है एकदम हार्ड। ठीक, देन ये क्या मतलब मेंशन करता है? ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, विजन ऑफ इंडिया क्या था। ठीक, उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी फिलॉसफी मतलब आइडियोलॉजी क्या रही। ठीक, किसकी? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक, और इट एक्ट्स एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके कीवर्ड्स जो हमें समझ लेने चाहिए, तो इसमें ये जो मतलब सर्विंग है ये है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट है, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है, सेकुलर है कि हर एक रिलीजन को मतलब इक्वल माना जाता है, एंड डेमोक्रेटिक है जो कि गवर्नमेंट बाय पीपल है, मतलब इसमें जो गवर्नमेंट है वो मतलब पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किए जाए। ठीक, देन रिपब्लिक है, मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जस्टिस, वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक, लिबर्टी मतलब थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में, एंड फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। देन इंपॉर्टेंस एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। देन और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। ठीक है, बात करते हैं एक और टॉपिक, वो है टॉपिक 5, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब इन्फोर्स्ड किया गया, मतलब जो अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इन्फोर्स्ड किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी डे को पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन ऑफ 1930 का मतलब ऑनर दिया गया। ठीक, इसलिए इसको मतलब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1930 की वजह से इसको चूज किया गया था। किसको? मतलब 26 जनवरी को। ठीक है, देन विथ इन्फोर्समेंट की बात करें तो क्या क्या इसमें इन्फोर्स्ड हुआ, तो इंडिया रिपब्लिक हो गया, और जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वो रिप्लेस्ड हो गई मतलब प्रेसिडेंट में। ठीक, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फॉर्मली बिगेन और स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंडिया के अंदर फॉर्मली स्टार्ट हो गई। ठीक, देन एक टॉपिक है 6th, वो है फीचर्स ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या मेजर फीचर्स हैं यहाँ डिस्कस किया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम्स है, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की, इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज मेंशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और इमरजेंसी के भी मतलब प्रोविजंस हैं एंड सेकुलरिज्म है। ओके तो यही फीचर्स जो हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक, फ्लेक्सिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। ओके देन बात करते हैं 7th टॉपिक पर, वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में मेंशन है, ठीक है। और ये सिटीजन्स के क्या हैं, बेसिक राइट्स हैं जो इंश्योर करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ठीक। इसके टाइप्स क्या क्या हैं जो फंडामेंटल राइट्स के, तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट लिमिटेशन, right to freedom of religions, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, और ये enforceable through courts, ठीक, ये courts के थ्रू enforceable है। देन हम बात करते हैं 8th important topic जो फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। तो ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और इसमें क्या किया गया, इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो रिमाइंड कराई गई सिटीजन्स को, ठीक, कि वो रिस्पॉन्सिबली अपने नेशन के टुवर्ड्स इतना जिम्मेदार रहे, ठीक। क्या क्या वो मतलब ड्यूटीज थी, वो थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो अपने नेशनल सिंबल्स हैं तो उसके लिए रिस्पेक्टफुल रहे, मतलब ठीक है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और हार्मोनी को प्रमोट करे एंड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ये क्या है, ये बेसिकली नॉन जस्टिसेबल है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक। किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिटीजनशिप। देन हम आते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 है हमारी यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यूनिट 1 को आपको हर एक टॉपिक समझ आ गए होंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को देखने में टाइम लग रहा है तो आप 2x में इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर्स एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर लें तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। इसमें तो मतलब प्रेसिडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है इंडिया स्टेट, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 के अंदर ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड हमें याद रखना चाहिए कि जो रियल पावर है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं, वो किसके पास होती है, वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, ठीक। जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, ठीक। देन बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, ठीक। तो इसके लिए मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, तो उसके लिए होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज फॉलोड। ओके तो इसमें वोटिंग सिस्टम में क्या मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट। तो इसका पर्पस होता है कि सेंटर और स्टेट का बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक। अब हम बात कर लें इसके पावर ऑफ मतलब प्रेसिडेंट की, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसकी एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक, पहली इसकी पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक। तो ये मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, कौन, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर को, ठीक। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक। एंड ये जो गवर्नर्स, जजेस एंड अटॉर्नी जनरल्स एंड जज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के, इनको अपॉइंट करते हैं कौन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं इनके नाम से, ठीक है। देन बात करते हैं एक और पावर्स का टाइप जो कि है लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट को समन और प्रोग्यू करता है, देन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं और बिल्स का एसेंट देते हैं, ठीक है। मतलब बिल जितने बिल्स हैं तो उनको एसेंट्स मिलती है। और बात कर लें कि पार्लियामेंट सेशन में अगर नहीं हो तब, ठीक है, तो उसके लिए मतलब ऑर्डिनेंस पावर होता है, ठीक है। देन एक मतलब ऑर्डिनेंस पावर जो कि आर्टिकल ये यहाँ पर कैन इशू ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 23 व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन, ठीक है। जब सेशन पे ना हो तो तब क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ये मतलब टेम्परेरी लॉ होता है बेसिकली, ठीक है, ये टेम्परेरी लॉ होता है।
देन बात करते हैं जो है फाइनेंशियल पावर्स की। ठीक, तो फाइनेंशियल पावर मतलब मनी बिल जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होता है, एंड फाइनेंशियल कमीशन अपॉइंट करता है। बजट जो है तो मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एंड जो मतलब जुडिशियल पावर्स है तो ये आर्टिकल 72। ओके, तो इसके अंडर पे क्या क्या है, इसके अंदर पे मतलब पैर्डन एंड रिप्रीव, रिमिशन एंड कम्यूटेशन दे सकते हैं। ओके, बात करते हैं जो इमरजेंसी पावर। ठीक, तो मतलब इमरजेंसी पावर के अंडर आता है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, ये आता है 352 आर्टिकल में, ये आता है 356, ये आता है 360। अब कंक्लूजन की बात करें, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा कि जो प्रेसिडेंट हैं तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, द ऑफिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ओके, देन बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, वो है रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो प्रेसिडेंट के क्या क्या रोल होते हैं। ठीक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के पावर दिए गए हैं किसमें, आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक, तो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस होते हैं और ये पास किए जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक, स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं और कुछ केसेस में स्टेट्स से मतलब कि रेटिफिकेशन होता है। ठीक, एंड बिल जो है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। ठीक, मतलब बिल जो है तो मतलब प्रेसिडेंट के पास भेज दिए जाते हैं। अब रोल ऑफ प्रेसिडेंट, तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर लें तो ये एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड जो प्रेसिडेंट हैं वो बिल वापस नहीं भेज सकते हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं तो मतलब एसेंट देने के लिए हम मतलब बाउंड होते हैं। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस एक बार आप रीड कर लीजिएगा। देन आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली इसके पहले देखो हम कुछ चीजें जैसे पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि यानी प्रेसिडेंट के पास ना वीटो पावर होती है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक, और मतलब प्रेसिडेंट इंश्योर करते हैं कि अमेंडमेंट प्रोसेस जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो हो और जितनी लीगल कंटिन्यूटी बनी। ठीक, मतलब लीगल कंटिन्यूटी बनी रहे और जो भी मतलब अमेंडमेंट प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो। ठीक, ओके, तो अब बात करते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, तो ये है मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके पावर्स एंड फंक्शन। ठीक, तो अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मतलब प्रेसिडेंट जो है तो वो है नॉमिनल हेड, तो अगर प्राइम मिनिस्टर क्या है वो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक, तो प्रेसिडेंट क्या है नॉमिनल हेड और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ओके, और मतलब प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल्स 75। तो आर्टिकल 75 के अंडर पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, किनके द्वारा, वो किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, अब पावर एंड फंक्शंस की बात कर लें, किनकी, मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक, तो इसमें मतलब मिनिस्टर सिलेक्ट किए जाते हैं, एलोकेट किया जाता है पोर्टफोलियो एंड कैन रिकमेंड रिमूवल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो जो फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो इसमें मतलब मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं, पोर्टफोलियोज एलोकेट करते हैं, मिनिस्टर्स को रिमूव करने का पावर होता है किनके पास, ये होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। देन जो सेकंड है तो वो है लीडर ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लीडर कहे जाते हैं कौन, ये प्राइम मिनिस्टर। कहाँ, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, तो अब इसमें बात करें तो मतलब लोकसभा के लीडर कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। ठीक, मतलब एक ही है लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए हम मतलब ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे मतलब प्लूरल। ठीक, एंड जो मतलब लेजिस्लेटिव एजेंडा है उसको कंट्रोल कौन करते हैं, वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हाँ, लेजिस्लेटिव एजेंडा कौन कंट्रोल करता, वो करता है मतलब प्राइम मिनिस्टर। ओके, देन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बात करें तो जो मतलब मिनिस्ट्रीज के बीच में है तो वो कोऑर्डिनेशन कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर के बीच में लिंक का काम करते हैं वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर। किसके बीच में, मतलब प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मतलब मिनिस्टर्स के बीच। ठीक, रोल इन पार्लियामेंट में क्या क्या रोल होता है मतलब प्राइम मिनिस्टर्स का, तो पार्लियामेंट में डिबेट्स लीड कौन करते हैं, वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, आंसर करते हैं क्वेश्चंस के, और जो मतलब प्रेसिडेंट को लोकसभा में मतलब डिसॉल्व करने की एडवाइस देते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक, देन बात करते हैं इंटरनेशनल रोल की। तो इंटरनेशनल रोल क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पे। ठीक, और ये फॉरेन पॉलिसी को सेव करते हैं, मतलब बनाते हैं। ठीक है, जो भी फॉरेन पॉलिसीज हैं। इसकी इंपॉर्टेंस, द प्राइम मिनिस्टर इंश्योर स्टेबिलिटी, लीडरशिप एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि मतलब प्राइम मिनिस्टर्स के फंक्शंस और पावर्स। एक बार इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और अगर आपको
इस वीडियो में टाइम लग रहा हो तो आप 2x में इसको प्रेफर कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं एक और टॉपिक, वो है जुडिशियल रिव्यू। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, उसके पहले हम बात कर लें कि अगर मतलब स्ट्रॉन्ग हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, इसलिए जो पीएम है इंडिया डेमोक्रेसी के, वो मतलब बैकबोन बने जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टॉपिक 4 जो है हमारा जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोर्ट्स का पावर किसके लिए? चेक करने के लिए। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। इफ फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन डिक्लेयर देम वाइड। ओके, मतलब जो लॉज हैं और जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमें लगते हैं तो कोर्ट उस लॉ को मतलब नल या तो वाइड डिक्लेयर कर सकता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है तो आर्टिकल 13, 32 एंड 226 मेंशन। ठीक है, तो आर्टिकल 13 और जो आर्टिकल 32 में है वो है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 में वो है हाई कोर्ट के लिए। अब इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कौन? ये मतलब जुडिशियल रिव्यू। ठीक, और मेंटेन करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और पावर का मिसयूज को रोकता है क्या? मतलब जुडिशियल रिव्यू। ठीक, और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। देन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो जो पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करता है। ठीक, इसका कंक्लूजन की बात करें तो जो मतलब जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियंस है। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योर रूल ऑफ लॉ। देन एक टॉपिक आता है हमारा 5th टॉपिक, वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। देखो, ये सब समझने में अच्छा भी लग रहा होगा, हो सकता है बोरिंग, तो एक बार आप नोट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो समझ आ जाएंगी चीजें। देन बात करते हैं इसका लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो मतलब ये किस लिए है? ये है मतलब करप्शन कंट्रोल करने के लिए। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास किया गया था। किस लिए? करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। कहां पर? ये जो पब्लिक ऑफिसेस, और इंश्योर करते हैं कि मतलब ट्रांसपेरेंसी कहां? गवर्नेंस करने में। ठीक, लोकपाल की बात करें तो लोकपाल एंटी करप्शन बॉडी है, और ये क्या क्या कवर करते हैं? मतलब प्राइम मिनिस्टर, एमपीज को कवर होते हैं। ठीक, और इनका कंपोजिशन किससे किससे मिलकर बनते हैं? तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 50% है वो होंगे मतलब जुडिशियल मेंबर कंपलसरी। ठीक, देन लोकायुक्त, तो लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये है मतलब स्टेट लेवल पे एंटी करप्शन अथॉरिटी। ये अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये इन्वेस्टिगेट करते हैं करप्शन कंप्लेंट्स को, और ये मतलब प्रोसिक्यूशन का इनिशिएट करते हैं। ठीक, और ये प्रमोट करते हैं किसको? अकाउंटेबिलिटी को, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी लो कि अगर हाँ कुछ हुआ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त की कि मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी होगा और पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होगा। इससे क्या क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? मतलब लोकपाल एंड लोकायुक्त की एक मतलब पहले कि मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी, सेकंड अकाउंटेबिलिटी एंड थर्ड पब्लिक ट्रस्ट। ओके, टॉपिक से किसका? यूनिट सेकंड का। मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं उसमें? मतलब प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, देखिए यहाँ पर मतलब प्रेसिडेंट बोल दे रहे हैं तो वो रिस्पेक्ट के लिए। ठीक, बाकी एक ही प्रेसिडेंट होता और एक ही मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया के। देन फंक्शन की बात करें तो मतलब पार्लियामेंट के लॉ हैं तो इम्प्लीमेंट करना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना एंड सिक्योरिटी और वेलफेयर इंश्योर करना। ठीक, ये फंक्शन किसके होते हैं? ये फंक्शन होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। क्या क्या फंक्शन होते हैं? पार्लियामेंट के लॉ को इम्प्लीमेंट करना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, सिक्योरिटी और वेलफेयर इंश्योर करना। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस यहाँ से एक बार आप मतलब रीड कर लीजिएगा। ठीक, देन आते हैं हम टॉपिक 7 जो है लोकसभा। इसके फंक्शन को हमें डिस्कस करना होगा। इसका इंट्रोडक्शन, तो लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी फंक्शन लॉ मेकिंग, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 8th टॉपिक आता है वो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था मतलब म्युनिसिपैलिटीज के लिए। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था। किन के लिए? अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। इसके फीचर्स क्या थे? इसमें मतलब 3 टियर म्युनिसिपल स्ट्रक्चर है और इसमें फिक्स्ड किया गया 5 ईयर टर्म। ठीक, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, और इसमें रिजर्वेशन हुआ किसके लिए? SC ST और वुमेन के लिए। ठीक, इसका इंपॉर्टेंस
तो ये मतलब ग्रास रूट है किसके लिए? डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, ठीक। तो इससे मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इससे प्रमोट होती है, ठीक। तो इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं कि इससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रमोट होता है। ओके, तो कंक्लूजन के लिए मैं जल्दी से बात कर दूं तो आज हमने बात किया है इसमें यूनिट 2 और यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है, तो डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आप प्रेसिडेंट, पीएम, जुडिशियल रिव्यू, लोकपाल ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो यूनिट सेकंड से मैक्सिमम मार्क्स हम लोगों के पक्के होंगे। ओके, तो चलिए थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ऐसा करते हैं यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को पार्ट सेकंड में लाते हैं क्योंकि ये वाला वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट सेकंड में, उसमें हम लाएंगे यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। उसमें हम ट्राई करेंगे कि और अच्छे से आपको समझा पाए यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो तब तक के लिए बाय बाय। ओके, मिलते हैं फिर हम पार्ट सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया BNC 501 सब्जेक्ट के।